हाय दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और शास्त्र का हिंदी मीडियम का कुछ प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और कंफ्यूजन पैदा होती है। तो उसके हम डिटेल्स में देखेंगे और क्या उपयोगी होगी एग्जाम के व्यू से वो भी हम लोग देखेंगे। हर एक विकल्प को हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप लोग के साथ हम भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पॉलिसी रेपो रेट कितना है वर्तमान में। जो भारतीय पॉलिसी रेट है वो कितना है, 6.50% या 6.25% या 6.75% या 3.35%। ठीक, ये करंट अफेयर 2023-24 से लिया गया है। पॉलिसी रेपो रेट कितना है, इसमें आपसे पूछेगा बहुत सारा। इसमें आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगी वो होगी ए, यानी 6.50 यानी 6.50% अभी वर्तमान में पॉलिसी रेपो रेट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, 6.25 किसका है, 6.75 किसका है। तो जैसे अभी जो वर्तमान में 2023-24 में 6.25% स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में वन लाइनर में आ जाएगी कि वर्तमान में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है भारत का, तो 6.25%। ठीक, वहीं आपको सी ऑप्शन में था कि 6.75%, तो ये होती है बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग रेट होती है। ठीक, और 3.35 जो ऑप्शन डी में थी वो थी फिक्स रिवर्स रेपो रेट। ठीक, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और फिक्स रिवर्स रेपो रेट दोनों में अंतर होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गिल्ट एंड गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ क्या है। गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ क्या है, ये शेयर मार्केट के रूप में काम होती है। ठीक, तो पहला है कि बुलियन बाजार को कहा जाता है, या शुद्ध धातु बाजार को कहा जाता है, या सरकारी प्रतिभूति बाजार को कहा जाता है, या वस्तु बाजार को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगी, वो गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ क्या होती है सही, वो देखिए। देखिए पहले तो हम लोग देखते हैं बुलियन बाजार क्या होती है। ठीक, तो बुलियन बाजार वैसी बाजार होती है जहां पर कीमती कीमती वस्तुओं को क्या होती है, खरीदा जाता है। ये 24x7 यानी दिन के 24 घंटा और सातों दिन, सप्ताह के सातों दिन खुली रहती है। कौन बुलियन बाजार, जिसमें सोना चांदी इस सबका खरीद बिक्री होती है। अब हो गई शुद्ध धातु बाजार। तो ये शुद्ध धातु बाजार होती है, ये वैसी बाजार होती है जिसमें सोना चांदी का तो होता ही है, लेकिन लेकिन याद रखिएगा इसमें उच्चतम क्वालिटी की जो होती है, उच्चतम शुद्ध, यानी वैसी वस्तु वैसी धातु जो उच्चतम शुद्ध हो। ठीक, शुद्धता हो उसकी, उसका इसमें होती है। ठीक, ये दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि उच्चतम यानी प्योर हो, जैसे अगर सोना भी हो तो 24 कैरेट हो। ठीक, लेकिन यही सरकारी प्रतिभूति बाजार और वस्तु बाजार। पहले देखते हैं वस्तु बाजार। देखिए वस्तु बाजार वैसी बाजार होती है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान खरीद बिक्री की जाती है। जैसे हम लोग छोटा लेवल पर ले सकते हैं कि हम लोग का जो मान लेते हैं कि जैसे हम लोग का सपोज कोई गांव से या कोई शहर से करती है, तो जो लोकल हम लोग का मार्केट है उसमें जो वस्तु खरीदने जाते हैं हम लोग, कोई भी वस्तु, तो ये वस्तु बाजार के अंतर्गत आती है। तो इसका जो गिल्ट एज्ड बाजार का जो सही अर्थ होती है वो सरकारी प्रतिभूति बाजार होती है। इसका सही आंसर चेक करेंगे, सी सरकारी प्रतिभूति बाजार। ठीक, यही हम बतलाएं कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार से तात्पर्य है सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूति जैसे कि ट्रेजरी बिल, बॉन्ड आदि को लेन देन किया जाता है, यानी खरीद बिक्री किया जाता है। ठीक है, परचेज किया जाता है। बुलियन बाजार जैसे हम लोग बतलाएं पीछे कि सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं का व्यापार होता है। ठीक, जो 24x7 खुला रहता है। ठीक, यानी 24 घंटा सातों दिन खुली रहती है बुलियन बाजार। और शुद्ध धातु बाजार होती है, इस बाजार में क्या होती है कि उच्च शुद्धता वाली धातुओं का व्यापार करते हैं, जिसमें प्लेटिनम हो गया, ये बहुत सारा चीज में आ जाते हैं। ठीक, आगे है उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण होता है जब देश सन्मुख होती है, कि नहीं होनी चाहिए, देश सन्मुख होती है। उत्पादन में
अपूर्ण विशिष्टीकरण, अपूर्ण विशिष्टीकरण मतलब इसका कोई जोड़ा ही नहीं हो सकता, अपूर्ण माने फिर इसकी तरह कोई हो नहीं हो सकता। तो विशिष्टीकरण कब होती है देश में? जब स्थिर अवसर लागत होती है, या बढ़ती हुई अवसर लागत होती है, या गिरती हुई अवसर लागत होती है, या अनिश्चित अवसर लागत होती है। अनिश्चित अवसर लागत का मतलब हो गया जिसका कोई निश्चय नहीं हो। जैसे मान लेते हैं कि पानी हो गया, क्या इसका कोई निश्चित है आकार? नहीं है, तो उसको बोला क्या जाता है? अनिश्चित अवसर। ठीक। बढ़ती हुई अवसर लागत मानी कोई चीज की अवसर बढ़ रही है, जैसे मान लेते हैं कि अभी डिजिटल इंडिया हो रही है, तो डिजिटल इंडिया हो रही है तो क्या है कि इसमें अवसर की क्या क्या चीज की बढ़ेगी? तो कौशल, टेक्निकल यानी कौशल, स्किल का ऐसा क्या डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसा अवसर के हिसाब से, जैसे भी कोरोना आई थी तो कोरोना में क्या था? मास्क, सैनिटाइजर, ये सब का क्या हुआ था? अवसर आई थी, सब की बढ़त हुई थी। ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगी, उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण जो होता है उसका कारण है कि बढ़ती हुई अवसर लागत, बढ़ती हुई जो अवसर लागत होती है यही होती है। ठीक। जैसे बढ़ती हुई अवसर लागत के अंतर्गत संस्थापित इस स्थिति में संस्थिति मतलब होती है कि वैसी स्थिति जिसमें अपने तर्क के हिसाब से, यानी अपनी तार्किक बुद्धि के प्रयोग करके, अपने महसूस कर कर या किसी चीज का प्रयोग कर कर हम उसका देखते हैं कि क्वालिटी क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, ये सब के बारे में जानकारी हम लेते हैं, तो उसको संसाधित कहा जाता है। इस स्थिति में आईपीसी वर्क, देखिए आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडिफरेंस प्रोडक्शन कर्व। ठीक। जो वर्क नुतेदार, नुतेदार होता है, नुतेदार मतलब हुआ कॉनकेव होती है, कॉनकेव में मतलब यही होगी जो ये चिन्हा पारी हुई है, कॉनकेव है। ठीक। कॉनकेव है। कॉनकेव का मतलब क्या होता है कि अंदर की बाहर की ओर निकला रहता है। ठीक। और कॉन कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि बाहर की तरफ, इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी बाहर की तरफ धंसा होता है। ठीक। तो इसमें क्या है कि ये जो मान लेते हैं, इसको फिगर द्वारा हम देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं y हो गया वस्तु, ये हो गया हमारा x वस्तु हो गया। ठीक। ये जो हम इंडिफरेंस कर्व खींचे हैं p से p तक, इसको p डैश भी ले सकते हैं, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वर्क भी बोला जाता है। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व भी बोला होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वर्क भी होगी, क्योंकि हम इसी के सेंस में ले रहे हैं। ठीक। और जो हमारा E1 है और E2 जो हमारी इक्विलिब्रियम हो रही है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे खींचते हैं, मान लेते हैं कि इस इक्विलिब्रियम को हम बराबर मानते हैं इस पे, देखिए। ठीक। तो ये जो हमारी पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इसमें क्या कह रहा है, जो U1 होगा, U1 में x वस्तु, यानी ये जो वस्तु है यह क्या होगी? सस्ती होगी। सस्ती कैसी होगी? तो मान लेते हैं कि देख रहे हैं x वस्तु क्या हो रहा है कि ये x वस्तु है, x वस्तु क्या है देख रहे हैं, y वस्तु इतना ही है, y वस्तु सिर्फ इतना है, लेकिन x वस्तु देख रहे हैं ना कि ज्यादा बढ़ रही है। तो इसमें क्या होता है, U1 पर x वस्तु सस्ती होती है, और E2 पर क्या होती है कि y वस्तु सस्ती होती है। y वस्तु की मात्रा क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, क्योंकि सस्ती हो चुकी है। तो लोग क्या होती है, ज्यादा इसको मतलब खरीदना नहीं चाहता। मान लो कोई चीज सस्ती क्यों होती है? क्योंकि उसका क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। तो यही देख रहे हैं, इस वस्तु का प्रोडक्शन क्या है, वाई वस्तु का है प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा हो रही है। ठीक। एक वस्तु की अपेक्षा, क्योंकि एक वस्तु इतना ही मात्र हो रही है, लेकिन जो वाई वस्तु है क्या हो रहा है, इतना ज्यादा हो रही है। ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि गरीबी के दुष्चक्र के मांग पक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? गरीबी का दुष्चक्र के मांग पक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि निम्न आय, निम्न मांग, निम्न निवेश, पूंजी की अल्पता, अल्पता मतलब हो गया कि कमी, कम मात्रा में। ठीक। या निम्न उत्पादकता या निम्न आय। बी ऑप्शन कह रहा है कि निम्न उत्पादकता, उसके बाद निम्न आय होगी, उसके बाद निम्न बचत होगी, तब होगी निम्न निवेश। सी ऑप्शन में है निम्न बचत, निम्न मांग, निम्न निवेश। तो इसका सही आंसर क्या होगी? थोड़ा सा तार्किक है, दिमाग लगाइए। ठीक है। पहले हम ऑप्शन छांटने की कोशिश करते हैं। ठीक। जैसे मान लेते हैं निम्न बचत,
ठीक। निम्न मांग और निम्न निवेश। आप निम्न बचत कब कीजिएगा? जब आप कोई थोड़ा से भी थोड़ा आय का अर्जन होगी तभी तो बचत कीजिएगा ना। जब आप काम ही नहीं कीजिएगा, आपका क्या बोलते हैं कैपिटल आने का कोई स्रोत ही नहीं है, यानी पूंजी का मतलब इनपुट आने का कोई स्रोत नहीं, तो आउटपुट कहाँ से दीजिएगा? तो ये क्या होगी, ऑप्शन यही गलत गलत हो गई, क्योंकि निम्न मांग कह रहे, मान लेते हैं कि सपोज की मांग भी अगर निम्न है, कम है, एकदम न के बराबर है, कोई चीज की मांग भी नहीं है और निवेश भी नहीं है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन बचत कहाँ से होगी जब तक आय की स्रोत न होगी? तो ये ऑप्शन ऐसे भी गलत हो गया, ये ऑप्शन ऐसे भी गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन बी, निम्न उत्पादकता। मान लेते हैं कि कम उत्पादक हुआ, कम प्रोडक्शन हुआ, ठीक। उसके बाद निम्न आय है, ठीक, ये भी मान लेते हैं। निम्न बचत होगी, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तो निम्न निवेश होगी, निम्न निवेश तो होगी, लेकिन फिर क्या हो रही है, निम्न निवेश के बाद क्या होगी आगे? यहाँ फंस जा रही है ना, कि निवेश के बाद फिर क्या होगी निम्न निवेश के बाद, क्योंकि चक्र एक पूरा नहीं हो रही है। गरीबी के दुष्चक्र जो है वो क्या होगी कि सर्कल टाइप की होती है। सर्कल मतलब वो हो गया कि गोल ऐसे सर्कल टाइप की होगी, ये थोड़ा सर्कल नहीं बना इस, ठीक है, तो इस सर्कल टाइप के हो गए, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि जहां से शुरू, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से शुरू हुआ है, तो इस पॉइंट पे ऐसे आते हुए फिर इसी पॉइंट पर जाके अंत होगा, ना कि बीच में होगा, ठीक। तो ऐसे बी भी गलत हो गई, ऑप्शन बच गई है। अब इसका सही आंसर देखते हैं कि क्या है। सही आंसर इसका ए है, ठीक। ए में क्या है, निम्न आय, कम इनकम होगी, कम डिमांड होगा, कम उसका इन्वेस्ट होगी, पूंजी की अल्पता होगी। जब आय निम्न आय आ रही है तो उसके पास कैपिटल कम ही होगी ना। अल्पता मतलब बोले हैं, पहले ही बोल चुके हैं कि कम होती है। तो अगर पूंजी की अल्पता होगी तो निम्न उत्पादकता होगी, यानी अधिक पूंजी ही नहीं रहेगा तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगी? तो निम्न ही होगी ना। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो फिर क्या होगी, निम्न आय आ जाएगी। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो निम्न आ गई ना। अब सेंटर मिल गए, जहां से शुरू हुई थी वहां पे आ गए, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। देखिए, अर्थशास्त्र जो होती है ना, वो मान कर नहीं पढ़ी जाती है, जान कर पढ़ी जाती है, ठीक है। तो जब तक आप जानिएगा नहीं, अपने ऊपर यूटिलाइज नहीं कीजिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो फिर अर्थशास्त्र और सब्जेक्ट की तरह जैसे पहले भी भास्ट लगती थी, उसी तरह भास्ट लगेगी। मुझे खुद भास्ट लगती थी, लेकिन जब से मैंने समझ के पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा मुझे ईजी लग रही है। आगे देखते हैं, गरीबी के जैसे गरीबी के जो दुष्चक्र का प्रतिपादन रेगनर नर्कस ने दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, पूछता भी है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो गई, या आपको नेट जेआरएफ की एग्जाम हो गई, या कोई भी एग्जाम हो गई, उसमें आपसे क्वेश्चन यहाँ राइज किया जाता है कि गरीबी के दुष्चक्र का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? तो अर्थशास्त्री था रेगनर नर्कस। क्या था? रेगनर नर्कस थे। रेगनर रेगनर नर्कस थे, यानी गरीबी के दुष्चक्र को बतलाए थे कि अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास की संभावनाओं को क्या कर देती है, असंभव बना देती है, यानी न के बराबर बना देती है, यानी संभव नहीं हो पाती उसकी आर्थिक विकास हो, ठीक। क्योंकि उसमें निम्न आय है, निम्न प्रोडक्शन है, निम्न निवेश है, सब चीज क्या है, कम है। जब कोई भी, मान लेते हैं कि इसको अपना से समझिए, कि मान लेते हैं कोई हमारे घर हो गया, मैं अपने सेंस में ले रहा हूँ, आप अपने सेंस में लीजिए, ठीक। मान लेते हैं कि हम लोग का जो अपना घर हुआ, वो उस घर में क्या हो गया कि मान लेते हैं पेरेंट्स हमारे निम्न आय लेके आएंगे, तो क्या बनेगी, अच्छा कोई चीज सुविधा नहीं मिलेगी, अच्छा कपड़ा नहीं मिल पाएगा, अच्छा घर नहीं बन पाएगा, अच्छा मतलब क्या होती है, भोजन नहीं मिल पाएगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाएगा, तो अच्छा तकनीक नहीं होगा, अच्छा ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, साइकिल मान लेते हैं कि निम्न आय रहेगी, ये तो क्या होगी, साइकिल रहेगी, चाहे वो भी नहीं रहे, तो ये क्या होगी, तो विकास होगा ही नहीं, ठीक। तो उसी तरह देश में भी होती है, अल्प विकसित देश में इसकी संभावना आर्थिक विकास की क्या होती है, असंभव हो जाती है।